नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो रहे एक बहुत बड़े एक बुनियादी बदलाव के बारे में। देखिए, भारत की सोच अब सिर्फ ज्यादा बनाने वाली नहीं रही। अब फोकस इस पर है कि भारत दुनिया के लिए जरूरी कैसे बने। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि भारत के पास मौका क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बदली है, कौन सी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, और हाँ, आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं और भविष्य कैसा दिखता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े मौके की जो भारत के सामने है। देखिए, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स का पूरा नक्शा बदल रहा है और यही बदलाव भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया अचानक भारत के फैक्ट्रियों की तरफ क्यों देख रही है। वजह सीधी सी है, डाइवर्सिफिकेशन। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां आप समझ गई हैं कि किसी एक देश पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है, और भारत इस मौके को लपकने के लिए आप कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार खड़ा है। और ये सिर्फ कोई पैसों का खेल नहीं है, ये दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बनाने का मौका है। और यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब भारत का फोकस सिर्फ ज्यादा बनाने पर नहीं, बल्कि बेहतर और स्मार्ट बनाने पर है। ये सोच में एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज है। तो फिर आखिर भारत का बड़ा लक्ष्य है क्या? लक्ष्य है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी हासिल करना। अब यह सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है सिर्फ एक और फैक्ट्री हब नहीं बनना, बल्कि एक ऐसा जरूरी पार्टनर बनना जिसके बिना दुनिया की सप्लाई चेन की गाड़ी आगे ही ना बढ़ पाए। इस स्लाइड पर पुराना और नया नजरिया बिल्कुल आमने सामने है। देखिए, पहले का तरीका क्या था? बस ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, मतलब वॉल्यूम का खेल था। लेकिन अब जोर है नई टेक्नोलॉजी पर, इनोवेशन पर और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने पर। कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ठीक है, ये नई स्ट्रैटेजी कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इसका असर दिख रहा है क्या? चलिए कुछ कामयाब सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 11 सालों में प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ गया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसी स्कीमों ने इस सेक्टर की सोई हुई ताकत को जैसे जगा दिया है। और ये ग्रोथ सिर्फ देश के अंदर के लिए नहीं है। इसी दौरान एक्सपोर्ट्स में 8 गुना की जबरदस्त उछाल आई है। इसका मतलब साफ है, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन और गैजेट्स अब दुनिया भर के बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। पर यह कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही नहीं रुकती। फार्मा सेक्टर को देखिए, भारत तो वहां एक सुपर पावर है। दुनिया को जितनी वैक्सीन्स की जरूरत पड़ती है, उसमें से 50% से ज्यादा तो भारत ही सप्लाई करता है। तभी तो हमें दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कामयाबी को दूसरे सेक्टर्स में कैसे दोहराया जाए। इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। प्राइवेट सेक्टर को और आगे आना होगा, R&D और इनोवेशन पर जोर देना होगा, इंडस्ट्री और हमारे कॉलेजों के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा, और सबसे जरूरी एक ऐसा स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार करना होगा जो भविष्य की जरूरतों के लिए हमारी वर्कफोर्स को तैयार कर सके। चलिए अब उन फाउंडेशनल चीजों की बात करते हैं जो इस बड़े सपने को हकीकत में बदलेंगी। देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बहुत मायने रखता है, और भारत ने इस मामले में वाकई कमाल किया है। ये कॉस्ट जो पहले जीडीपी का 10% से भी ज्यादा हुआ करती थी, अब घटकर लगभग 8% पर आ गई है। ये हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बहुत करीब ले आता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और इस सुधार के पीछे हैं कुछ बड़े सरकारी इनिशिएटिव्स जैसे पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, और जिस तेजी से देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है, इन सब ने मिलकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। लेकिन एक चुनौती अभी भी है, और वो ये कि हमारा ज्यादातर माल अभी भी सड़कों से जाता है। असली गेम चेंजर तब होगा जब हम इस बोझ को सड़कों से हटाकर रेलवे और समुद्री रास्तों पर शिफ्ट कर पाएंगे, जो कई ज्यादा सस्ते और एफिशिएंट है। मतलब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ही भविष्य है। और हाँ, इस पूरी कहानी में हम एमएसएमईज को कैसे भूल सकते हैं? ये तो मैन्युफैक्चरिंग की जान है। देश की फैक्ट्रियों में काम करने वाले करोड़ों लोग इन्हीं छोटे और मीडियम साइज के उद्योगों से जुड़े हैं। ये रोजगार भी देते हैं और एक्सपोर्ट में भी इनका बड़ा हाथ है। बस जरूरत है इन्हें सही टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की, ताकि ये बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर और तेजी से आगे बढ़ सकें। तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है,
नहीं, रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं। चलिए अब उन आखिरी बाधाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्हें पार करना बहुत जरूरी है। यहाँ चुनौतियां और उनके समाधान एक साथ दिए गए हैं। हमें बिखरे हुए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की जगह टियर 2 और टियर 3 शहरों में बड़े इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने होंगे। R&D में और ज्यादा निवेश करना होगा। सरकारी परमिशन और अप्रूवल में जो देरी होती है उसे खत्म करना होगा। और जैसा हमने पहले बात की, ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ सड़कों पर निर्भरता कम करनी होगी। यही है आगे बढ़ने का सही रास्ता। और एक बहुत जरूरी बात, कागजी सुधारों से ज्यादा मायने रखती है जमीनी हकीकत। कंपनियां ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि उनका काम असल में कितनी तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो रहा है। उन्हें चाहिए स्पीड, प्रिडिक्टेबिलिटी और एक स्टेबल पॉलिसी माहौल। असली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यही है। और अब आखिर में चलिए देखते हैं कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मंजिल क्या है, इसका भविष्य कैसा दिखता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, भारत का लक्ष्य अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बनना नहीं है, लक्ष्य है दुनिया का ब्रेन बनना। मतलब टेक्नोलॉजी में गहराई हो, स्ट्रैटेजी में अहमियत हो और ग्लोबल कंपटीशन में हम सबसे आगे हों। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है कैपेसिटी से कैपेबिलिटी की ओर, ये भारत को एक ऐसा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडर बना पाएगा जिसके बिना दुनिया का काम ही ना चले? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।